जोहर साथियों, आवाज आ रही क्या? कोई साथी बताए। आवाज आ रही क्या साथियों? एसएन सिंगाड़। ओके, थैंक यू। साथियों, आज हम फेसबुक लाइव आए हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। इस कारण से मेरा मोबाइल भी नो नेटवर्क रहा होगा, कभी कभी ऐसा लगा होगा, और बहुत से साथियों का फ़ोन भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी बाटल भी चढ़वा के आया हूँ मैं। और घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हम लोग सिरपुर गए महाराष्ट्र में, धुलिया ज़िले में। और उसके बाद में महाराष्ट्र का ही ज़िला जो है अमरावती ज़िला है, यहाँ से लगाकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के बाद में आता है। 300 किलोमीटर की दूरी, आने जाना 600 किलोमीटर दूरी तय हुई। तो तबीयत ख़राब हो गई थी हमारी और आँख भी नहीं खुल रही थी। इस कारण से मैं और भी बाकी प्रोग्रामों को अटेंड नहीं कर पाया और मुझे दुख हुआ कि मैं बहुत कम प्रोग्राम इस साल अटेंड कर पाया हूँ। तो साथियों, आज मैं लाइव आया हूँ, कुछ मुद्दे लेके भी आया हूँ। और जो 9 अगस्त पे जो हालाते हुआ है उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज कल आने वाले कल में 15 तारीख में हमारे 15 अगस्त का दिवस है, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे है ना कल। तो सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। और साथियों, मैं अभी सबसे पहले मैं धार जिले की बात करना चाहूँगा। जो कारम नदी डैम जो टूटा है और टूटने पर वहाँ की हालातें कैसी है, अभी पानी बह रहा था, कुछ गांव भी डूबते हुए दिखे हमें। तो हम पूछना चाहते कि इसका जिम्मेदार कौन है। 5वीं अनुसूची में आखिर इतना लूजर डैम बनाने की हिम्मत कैसे कर लिया बनाने वालों ने। अगर ठेकेदार ने गलत बनाया तो निगरानी रखने वालों ने क्या किया, और वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी ध्यान क्यों नहीं दिया, प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया। और आज झड़ी जैसा समय चल रहा है, बारिश हो रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ रहेंगे। चलो बच्चे और परिवार तो रह लेगा, लेकिन गाय है, भैंस है, बकरी है, इनको कहाँ लेके जाएंगे। ये कितनी बड़ी त्रासदी जैसा काम हो गया ये। तो इसके जिम्मेदारों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। उन्हें वो बाकायदा सजा का भागीदार है। और हम लोग इंतजार में हैं कि इनको कब गिरफ्तार करते हैं और कब सजा होती है, क्या एक्शन लेता है शासन प्रशासन, इस पे भी नजरें रहेगी। और युवाओं ने 9 अगस्त का जो समारोह हुआ, साप्ताहिक समारोह से लगाकर 9 अगस्त का फाइनल डे वाला समारोह काफी अपार सफलता वाला रहा। कई साथियों ने गाने भी बनाए थे कि कौन कौन डराएगा हमको, हम खांदे बंद किया, हाथमा धंधली, पायमा काछड़ी, वावा छे कौन बिहार से, ऐसे बहुत सारे गाने गाए। और जो लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों ने देख ही लिया होगा। और
रतलाम जिले में इस आयोजन को लेके जो प्रोग्राम हुआ 9 अगस्त का, और आयोजन कमेटी के जो अध्यक्ष थे आरसी भोगरा, उनके ऊपर एफआईआर हुई। ये दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जेएस के माध्यम से हम लोग एक ही बात करते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी है तो अधिकारी अपने इस सिस्टम को चलाने के लिए उनको बिठाया गया है, तो वो सिस्टम जो है नियम कानून और संवैधानिक तरीके से चलेगा। अगर वो किसी नेताओं के इशारों में चलता है तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई अधिकारी सिस्टम को चलाने वाले नियम कानून और संवैधानिक तरीके से नहीं चलते हैं तो फिर जैसे संगठन सामने आएंगे, विरोध भी करेंगे। आपके पास सिस्टम ने इतना पावर दे रखा है तो इस पावर को कानूनी तरीके से चलाइए, कानूनी तरीके से लागू कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप कानून को कठपुतली बनाएंगे, किसी के इशारों में एफआईआर दर्ज करोगे तो यह गलत बात है। तो जेएस जो झूठी एफआईआर होती थी उस चीज पे कंट्रोल करवाने में काफी सफल रहा। और जो डॉक्टर लोग फर्जी एमएलसी बनाते थे, हमारे लोग के साथ मारपीट होती थी तो कुछ भी एमएलसी बना के पुलिस केस बनवा देते थे। उनमें भी उनको भी जेएस के युवाओं ने पूछा है कि आप एमएलसी कैसे बना रहे हो, तो उनमें भी डर घुसा है। अब डॉक्टर लोग भी गलत एमएलसी नहीं बनाएंगे। अब रही बात, मैं इस सिस्टम का व्यक्ति हूं, इस देश का व्यक्ति हूं, इसीलिए सच बोलना मेरा फर्ज बनता है। जुडिशरी से जुड़े हुए जो अधिकारी है वो भी कभी कभी मनमानी तरीके से धाराएं लगा देते हैं, कभी 144 धारा लगा देते हैं, कभी 188 धारा लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में जेएस का इधर भी इशारा रहेगा, क्योंकि हम कानूनी लीगली तरीके से लड़ेंगे, कानूनी तरीके से लड़ेंगे। हमारे पास अब लायरों की भी टीम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। हम लायर कानून की भाषा में बात करेंगे और जवाब भी देंगे। और जो आयोजन हुए हैं, इस आयोजन में जितना भी खर्चा हुआ है वो समाज ने खर्चा किया है। और आप लोग देख रहे होंगे नेताओं की कोई सभाएं होती है तो उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है और फ्री की बस कर दी जाती है, फिर भी लोगों का हुजूम कम दिखाई देता है। लेकिन 9 अगस्त में सब अपने जेब के खर्चे से गए हैं। वो जो भीड़ है भाड़े की भीड़ नहीं है, वो समर्पित भीड़ है, समाज के लिए मर मिटने वाले जुनून वाले लोग हैं। तो अपना स्वाभिमान, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलने वाले लोगों का एक कारवां चल रहा था। तो इस कारवे ने साबित कर दिया है कि हम भारत के ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, भारत के 705 समुदाय है जो आदिवासी, हम एक मंच पे आ रहे हैं। भारत के करोड़ों आदिवासी एक मंच पे आ रहे हैं, चाहे भील हो, चाहे कोल हो, कोरखू हो, मुंडा हो, संथाल हो, उराव हो, गोंड हो, बारेला हो, भिलाला हो, भील हो, पटलिया हो, सभी कम्युनिटीज
एक मंच पे आई है, यूनाइटेड हुए हैं और यूनाइटेड होके एक सुर में आवाज दे रहे हैं कि भारत के संविधान में आप आदिवासी शब्द ऐड कीजिए, भारत के संविधान में आप एबोरिजिनल शब्द ऐड कीजिए। ये यूनाइटेड होके सभी ने आवाज दिया और आदिवासी जो उस जमाने के जो महापुरुष थे उनको इतिहास में जगह दीजिए और जितने भी पुरस्कार मिलते हैं वो पुरस्कार भी उन्हें देना होगा। इतने बड़े बड़े जैसे जयपाल मुंडा जी जो है, उनकी कप्तानी में मेजर ध्यानचंद भी उनकी कप्तानी में हॉकी खेले थे। तो जयपाल मुंडा जी जैसे को भी पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड दिया देश के ट्राइबलों ने, पूरे भारत के ट्राइबलों ने। और तो ये एक यूनाइटेड का कारवा था पूरे भारत में। जो लोग इस कारवे को भारत के आदिवासियों का तोड़ने का षड्यंत्र बताने वाला फेक साहित्य लेके आए थे और उसका दुष्प्रचार हुआ, भ्रामक जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई गई, लेकिन उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला। उस फेक साहित्य को 21वीं सदी के वैचारिक जागृत युवाओं ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, उसका असर कहीं नहीं हुआ। इसी कारण हर मंच पे समाज यूनाइटेड दिखा, समाज की रैलियां दिखी, सभाएं हुई, भाषणें हुए। तो यहां आप भी तर्क लगा सकते हैं कि 9 अगस्त का दिन भारत के आदिवासियों को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। गुजरात सरकार ने 9 अगस्त खुद मनाया। 9 अगस्त पे वहां पे सबको बधाइयां भी दी। और हमारे मध्य प्रदेश में बधाई देने के बजाय इसका विपरीत प्रचार प्रसार हुआ। सत्ता पक्ष के जो मंत्री है, विधायक है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने तोड़ने का षड्यंत्र बताया। ऐसी क्या बात है कि आपने मध्य प्रदेश में इस प्रकार का भ्रम फैलाया? ऐसा नहीं करना था। पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय जी खुद धार में आए थे और उन्होंने धार में से भी कुछ ऐलान किए थे और धार में ऐलान करने के साथ में छुट्टी भी घोषित किए थे 9 अगस्त पर। ऐसी क्या बात हो गई इस साल? ऐसा क्या बात हो गई है? ये वक्त आने पे युवा पूछेंगे। अभी वक्त नहीं आया है, हो सकता है 2000 जो अगला चुनाव आएगा उसमें पूछेंगे युवा। और साथियों, एक समय ऐसा था जय जोहार का भी विरोध हुआ, उसका भी बहुत दुष्प्रचार हुआ, लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जय जोहार बोला। झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय जोहार बोला। मंडला में जय जोहार का नारा दिए, भोपाल में जय जोहार का नारा दिए। और हमारे जो क्रांतिकारी है, अपने जो क्रांतिकारी, उनके सामने अच्छे घुटने के दम पर दंडवत प्रणाम किए हैं। तो ये जो जानकारियां है समाज के सामाजिक संगठनों ने दिया। और साथियों, एक बात और आ रही है कि ये जो जितने भी आयोजन होते हैं, ट्विटर ट्रेंड से लगाकर
सामाजिक आयोजनों तक जितने भी ये जो होता है उसमें जिम्मेदार लोग बोलते हैं कि ये विदेशी फंडिंग है। ये तो कैसी बच्चा बुद्धि वाली बात हो रही है। किन्हें लगता है विदेशी फंडिंग है? कौन दे रहा है विदेशी फंडिंग पैसा? मेरा कहना है केंद्र से लगाकर राज्य तक आपकी सरकारें हैं। ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए कुछ नेता लोग या कुछ अधिकारी लोग ये बातें बोलते हैं। चलो, नेताओं का तो काम ही है कि एक दूसरे का विरोध करके अपनी गली से निकलना, लेकिन जो अधिकारी जो है जिम्मेदार पद पे बैठे हैं वो क्या है, क्या जिम्मेदारी निभा रहे? एक सत्ता पक्ष का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वो खुद ही लिख रहे हैं, कुछ कभी महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं। मैं सीएम साहब के ओएसडी जी जो है लक्ष्मण सिंह मरकाम जी के पोस्ट पढ़ा तो मुझे दुख हुआ कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आपसे हमको सीखना चाहिए, हम आपसे सीखेंगे। आप हमारे साथ बैठो, विचार करो, वैचारिकता में भाग लो। और आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ये विदेशी फंडिंग है? आप लोगों के पास पावर है, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे पास उतना पावर नहीं है। हमारे पास कभी कभी पैसे नहीं रहते तो सभा में भी नहीं जा पाते हैं। ये हालत है हमारी। इधर इधर कभी कभी पैसा करते हैं, कभी मिल जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसी हालतों में हम लोग समाज का काम कर रहे। देखिए, आज अभी मेरा इस सूरज शकल देख लीजिए। मैं कोई एसी में बैठने वाला नहीं हूं। मैं 300 किलोमीटर गया 9 अगस्त मनाने के लिए। और गाड़ी कौन सी थी हमारे पास? इक्को गाड़ी थी। हमारे पास कोई एसी वाली गाड़ी, महंगी गाड़ियां भी नहीं है। हम लोगों ने इन मंजरों को बनाने के लिए, समाज के कार्यों को बनाने के लिए ट्रेनों में 12, 13, 14, 15 घंटे तक खड़े खड़े जनरल डिब्बे में जाते हैं। बसों में भूखे प्यासे जाते हैं। बारिश में, ठंड में, गर्मी में जाते हैं कि समाज को एक अच्छा ताकत मिले, अच्छा माहौल मिले, हमारी आने वाली नस्लों के बारे में हमारी नस्लें सम्मान के साथ जिए। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। अभी भी मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं कांप रहा हूं, बोलते बोलते कपा रहा है मुझे। तन मन धन से काम कर रहे हैं, शारीरिक शक्ति को भी हम लोग समाज में लगा रहे हैं। और आप लोग एक एसी में बैठकर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब आने वाले दिनों में हर जगह समाज का कैडर जाएगा। और ये कैडर जाएगा, हम छोटी छोटी इस संगठनों के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से शक्ति का निर्माण करेंगे। शक्ति के निर्माण से बेहतर संगठन की ताकत का निर्माण करेंगे। और संगठन की बेहतर ताकत के जरिए देश की व्यवस्था में भी घुसेंगे हम। और जो अधिकारी से लगाकर नेता जो एजेंटगिरी के रूप में काम कर रहे हैं, उनको हम औकात दिखा देंगे उनकी। भले आप लोग हमको अभी कोई सी भी सजा दे दो, फांसी पे टंगवा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ना डरते हम किसी से, क्योंकि हम लोगों ने कदम रख दिया है समाज के संघर्ष के आंगन में। तो इस आंगन में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारा बड़ा से बड़ा आप नुकसान कर दीजिए, चाहे हमको मार के फेंक दो, सूली पे चढ़ा दो, जेल में डाल दो, नौकरियां छीन लो हमारी, ट्रांसफर कर दो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग एजेंट बन के काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष का एजेंट बन के काम कर रहे हैं या नेताओं के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में औकात दिखा देंगे हम लोग। हमारे जो नेता है, नेताओं के पास सिर्फ पावर है,
पावर के अलावा कुछ नहीं है। सॉरी, पावर नहीं, उनके पास सिर्फ पोजीशन है। पोजीशन के अलावा कुछ नहीं है। वो दूसरों के इशारों में काम करते हैं। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है और पद है। लेकिन हम लोग जिस दिन व्यवस्था में आएंगे सारी तासीर बदल देंगे। हम लोग देश की व्यवस्था में जाएंगे तो तासीर बदल के रख देंगे। वहां इशारों में काम करने वाला व्यक्ति नहीं बैठेगा। वहां इस देश के सिस्टम को चलाने वाले नियम कानून और संवैधानिक तरीके से चलने वाला व्यक्ति ही टिक पाएगा। इशारों में काम करने वाला और चाटुकारिता करने वाले लोग नहीं रहेंगे, यह हमारा दावा है। और साथियों, एक जिम्मेदार पद पे बैठकर मरकाम जी का एक साहित्य पढ़ा था मैं, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का मैं साहित्य पढ़ा था ये 9 अगस्त के ऊपर। आप जिम्मेदार पद पे बैठे हो, कभी ईसाइयों के खिलाफ लिखते हो, कभी मुस्लिमों के खिलाफ लिखते हैं, कभी आदिवासी समाज के जन संगठनों के खिलाफ लिखते हैं। ये क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप अपना काम कीजिए। इतने दिन पहले हम लोग आपके बारे में कभी नहीं बोले और आप लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं। कोई समाज का बेटा नौकरी वाला आता है तो उसको तुरंत इधर उधर कर देते हैं। बड़वानी में 9 अगस्त के दिन बड़वानी में एक भाई ने 9 अगस्त के मंच का संचालन किया, शाम को उसको बीओ पद से हटा दिया आप लोगों ने। बीआरसी पद से हटा दिया आपने। क्या ये सिस्टम क्या खेल है क्या कोई? यही पानसेमल जो है बड़वानी जिले का पानसेमल तहसील है, यहां पे मनसाराम चौहान सर है, उनका लड़का जेएस से जुड़ा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनका ट्रांसफर वहां कर दिया पार्टी तरफ और वहां पे भी उनसे पैसा भी ले लिया। हम लोगों के पास सबूत है, 1.5 लाख रुपए ले लिए उनसे शायद, और ऊपर से उनको सस्पेंड करने का धौंस दी जा रही है। उनके लड़के को बोल रहे हैं कि जेएस का काम मत करो, पार्टी क्षेत्रों में जेएस का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, इसलिए आपके पिताजी का यहां ट्रांसफर किया गया। अरे किसी के पिताजी का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के लड़के का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो गलत हो रहा है इसको सुधार करें। सरकार के आड़ में जो अधिकारी बैठे हैं, ट्रांसफर के नाम पे इतना पैसा ले रहे हैं कि इतनी शिकायतें आती है। ये क्या हो रहा है? क्या इतनी भ्रष्टाचारी कैसे आ गई इस समाज में? क्या नैतिकता मर गई क्या? भारतीय समाज में नैतिकता कहां गई? जो देश प्रेम की बात करते, राष्ट्र प्रेम की बात करते, क्या ये राष्ट्र प्रेम है? एक बेटे को परेशान करो, दूसरे बेटे को वाहवाही करो। अरे हर जगह राजनीति मत करो, हर जगह पार्टीवादी मत करो। हम लोग जो जेएस के माध्यम से जितने भी कार्रवाई चला रहे हैं, हम सच सच बता दें तो हम ना धर्म विरोधी है, ना किसी संप्रदाय विरोधी है, ना किसी भगवान विरोधी है। हम लोग किसी संस्था के भी विरोधी नहीं है। हम लोग तो अपने समाज की बात करते हैं। हमारी आदिवासी संस्कृति को देश और राष्ट्र लेवल के मंच पे बेहतर तरीके से कैसे बताए, इस चीज के लिए हम लगे रहते हैं। कि हम लोग पूछते हैं कि 70 साल देश आजाद हुआ तब से हमारे देश के जो ट्राइबलों की जमीन है, हजारों एकड़ जमीन कहां गई? जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश के आदिवासियों के पास 65% जमीन थी। आज 3% जमीन बची है। और देश आजाद होने के तुरंत बाद 1959 में भू अधिनियम 1959 लागू हुआ कि उसमें आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता। उसके बाद भी ये जमीन कहां गई? क्या इस पे कोई जांच आयोग बना है? और जितने तबके हैं, पूर्व में जो कोरकू समुदाय है और इधर जो सहरिया समुदाय है, उन लोगों की जमीन कितनी गई है?
आप सोचो वहां पे क्या जिम्मेदारियां निभा रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सब हम लोग बोलते क्या, गलत बोलते क्या, पूरी दुनिया में सबकी संपत्ति बढ़ी है, सबकी जनसंख्या बढ़ी है और ट्राइबलों की संपत्ति घटी है, ट्राइबलों की जनसंख्या घट रही है, कई समुदाय विलुप्त के कगार पे है, कई अभी भाषा कितने साल पुरानी अभी अंडमान निकोबार में विलुप्त हो गई है। तो ऐसी भाषाएं विलुप्त हो रही, तो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। हम तो यही तो बोलते हैं कि हमारे त्योहार को मनाओ, अपनी परंपराओं को बचा के रखो, अपने जो प्रथाएं हैं उस तौर तरीके को बना के रखो। यही तो हमारी आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी को बचाने की तो बात करते हैं हम लोग आप लोगों के विरोधी कब से हो गए। कोई बोलता जेएस को ये बी टीम है, कोई बोलता ये फलानी टीम की टीम है। अरे ऐसा कब तक करते रहोगे इस राजनीति के चक्कर। राजनीति 5 साल के लिए होती है। समाज तो आपको आखिरी में समाज के पास ही जाना है, तो ऐसा काम क्यों करें हम। समाज से जुड़ के रहे ना। अभी आप जितने भी दिवस मना रहे हैं, मैं बीजेपी का तहे दिल से आभार करता हूं, क्योंकि उन्होंने स्मारक बनाए बहुत सारे, ये भी अच्छी बात है। और बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जो प्रदेश के नाम पे संदेश आते हैं, उन पे आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम हम लोगों ने सुना। इसके लिए हम बधाई देते हैं, और स्मारक बनाए उसके लिए भी हम बधाई देते, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो सामाजिक संगठनों का विरोध हो रहा है, उस बात को लेके हम बात रखेंगे अपनी। चाहे आप हमको कुछ भी कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए, जितनी भी एफआईआर हुई है सिर्फ सामाजिक संगठनों के लोगों के ऊपर ही एफआईआर हुई। तो प्रशासन को आगे करके पीछे, पर्दे के पीछे से तीर क्यों चला रहे भाई। ऐसा कब तक चलेगा। हर चीज एक समय के माध्यम तक दबी रहती है, उसके बाद में वो नहीं दबती, वो प्रेशराइज बनती है और फिर स्प्रिंग के मार्फत उछाल मारती है। तो वैसे युवा ऊपर आएंगे, वैचारिक रूप से ऊपर आएंगे, सवाल जवाब करेंगे कि कब तक ऐसा चलेगा सिस्टम में। जहां देखो वहां भ्रष्टाचारी हो रही है। अभी बड़ी मुश्किल से युवा नेतागिरी में गए, तो नेतागिरी का भी माहौल ये कर दिया कि यार 2.5 लाख में फलाना जनपद का, 10 लाख में जिला पंचायत सदस्य का। क्या है, व्यवसायीकरण कर डाला सब चुनाव का। एक आदमी 30-40 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठा के कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसको हम नेता कैसे मानेंगे। क्या ऐसे अपहरण वाले नेता है क्या ये। ऐसी नेतागिरी करेंगे देश में। जिस दिन हम लोग आएंगे तो नेतागिरी की भी तासीर बदल देंगे साथियों। जिसके जेब में पैसा नहीं होगा वो आदमी ऊपर बैठेगा, और पैसे वाली जो बात होती तो वहां पे देश का टैलेंट जो है वो दब जाता है, और उस टैलेंट को दबा दिया जाता है और पैसे वाले लोग ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये चुनाव किसके लिए हो रहा है भाई। गरीबों के लिए चुनाव हो रहा है। गरीब का वोट, एक गरीब का वोट कितनी ताकत रखता है। जितना अंबानी का वोट ताकत रखता है, उतना एक आम गरीब का भी वोट उतना ही ताकत रखता है। इन वोटों के व्यवसायीकरण जो कर रहे हैं, और जो जीते हुए प्रतिनिधि को इधर इधर भगा के ले जा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते। अगर आपकी सत्ताएं, चाहे कोई किसी की भी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की सत्ता हो, अगर ये लोग जनप्रतिनिधियों को 40,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को गाड़ी में ठूस के कहीं दूसरी जगह ले जा रहे, तो इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने
जो 40,000 वोटरों ने वोट दिया है उनकी तौहीन किया है। अगर ऐसी राजनीति चलेगी तो आने वाली पीढ़ियां नाश हो जाएगी, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा ये देश। इस देश को कौन बचाएगा? जो राष्ट्र प्रेम की बात करते, कभी कभी इसकी भी बात कर लिया करे। आज हम लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोगों को दोषी ठहराया जाता है, हम लोगों को परेशान किया जाता है। कब तक ऐसा चलेगा? अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब हम लोग जान हथेली पे लेके मैदान में उतर चुके हैं। चाहे हमको मार के फेंक दो, चाहे हमको जेलों में डाल दो, चाहे हमारी नौकरियां छीन लो, अब पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि इस देश में सच बोलने वाले लोगों की जरूरत है। अगर सच नहीं बोलेंगे तो आने वाले कल को, आने वाली पीढ़ी को क्या मंजर देके जाओगे? बिकाऊ नेता, खरीदा हुआ अध्यक्ष, खरीदा हुआ उपाध्यक्ष, ये लोग क्या सेवा करेंगे? जो पैसा खर्च किया, ये पैसा कहां से निकालेंगे? जनता के पैसे से, पैसा से, जनता से ही लूटेंगे ना। तो लूट को तो आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति होना चाहिए। जेएस कब से बोलता आ रहा है कि आप साफ सुथरा काम कीजिए, किसी को कानून का डर दिखा के डराओ मत। कानून हमारा है, हमारे देश के लोगों ने बनाया। कानून और कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना हम लोग दिलो जान से समझते हैं, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इशारों वाली बात आ जाती है तो फिर हम लोग बुरा लगता है कि कानून की तौहीन मत करो। जहां पे कानून की तौहीन होती है वहीं पे देश में आंदोलनों के अपार मंजर सामने आते हैं। जहां पे थोड़ी बहुत 19-20 हो जाते हैं, वहां पे बाकायदा देश में आंदोलनों की नदियां आ जाती है। हम लोगों ने इतना मेहनत किया, मेहनत करने के साथ में पीली क्रांति ने एक नया इतिहास को जन्म दिया है। पीली क्रांति के माध्यम से युवाओं ने जो महापुरुषों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश किया, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ये जो कारवे चल रहे, इन कारवों में से ही कोई बिरसा मुंडा निकलेंगे, कोई टंटिया भील निकलेगा, कोई शंकर शाह, रघुनाथ शाह निकलेंगे, कोई वीर नारायण निकलेंगे, कोई पूंजा भील निकलेंगे, कोई बेटियां भी रानी गाडिलो, रानी दुर्गावती, कालीबाई, ऐसी लड़कियां भी निकलेगी आने वाले दिनों में। और जो बैनर लगते, बैनर के ऊपर आने वाले दिनों में हो सकता किसी न किसी की तस्वीर वहां लगेगी। और जितने भी ये इतिहास में जो अभी जितने भी क्रांतिकारियों के डंके बज रहे हैं देश में, ये जानकारियां कोई बीजेपी, कांग्रेस है वो अन्य पार्टी ने लाके नहीं दिया है। ये जितने भी जानकारियां दिए हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो भूखे प्यासे झोला लेके गली गली, शहर शहर और गांव गांव घूम रहे हैं, उन लोगों ने इनकी जानकारी लाके दी है। तब जाके आज ऊपर तक ये जानकारियां ऊपर पहुंची है। और वो जो जिन्होंने जानकारियां इकट्ठी करके दिया है ना, वो लोग आज भी बीमारियों से ग्रसित है, भूखे प्यासे घूमते थे, टाइम पे खाना नहीं मिलता था, रिसर्च करते थे, लोगों से चर्चा करना, नए नए रिसर्च करना, टाइम पे खाना नहीं मिलता था, चाय के भरोसे गुजारा करते थे। तो तमाम लोगों को डायबिटीज बीमारियां हो रखी है। कुर्बानी दिया है समाज, आज भी जानकारियां इकट्ठी करने में कुर्बानियां दे रहा है। और हमको हमारा उत्सव मनाने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। क्या हम इस देश के नहीं है क्या? इस देश के वारिस नहीं है क्या?
और इस 9 अगस्त पिछले साल तो बधाई देने में पूरे ऊपर से लगाकर सारे महकमा जिम्मेदारों ने बधाई देने में तांता लगा हुआ था। इस साल किनको सांप सूंघ गया भाई? 9 अगस्त की बधाई क्यों नहीं दी गई देश में? सोचने वाली बात है ये। हालात बहुत नाजुक है। और हम लोग बोलते तो हम लोगों को कुछ भी संज्ञा दिया जाता है। और एक बात और है कि जो आदिवासियों के समर्थन करने के लिए कोई आता है गैर आदिवासी, उसको भी उल्टे सीधे संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर आनंद राय जी, उनके घर के हालात तो देखो आप, उनके पिता से बात करो, उनकी मैडम से बात करो, उनके पारिवारिक जानकारियां लो, क्या हालत है उनकी। वो कानून के जानकार है, उनके साथ अच्छी टीम है, और वो आदिवासी के मुद्दे इस देश में किसी ने नहीं रखा आजादी के बाद। उससे बेहतर मुद्दे डॉक्टर आनंद राय ने बिना सदनों के सदस्य होते हुए देश के लोगों तक पहुंचाए उन्होंने। तो मैं तो उन पे गर्व महसूस करता हूं। वो सच्चे ईमानदार आदमी हैं। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे खिलाफ भी लिख देंगे वो। उनको झूठ, छल और धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं है। वो रोते हैं, कभी मायूस होते हैं, फिर भी उनका विरोध करते हैं। और उनका विरोध किसी और के माध्यम से करवाया जाता है। यार, राजनीति की जगह राजनीति, विरोध की जगह विरोध। आज अभी जो आनंद राय जी ने लिखा था कि मैं महू गया था, महू में पूरा जो आदिवासी का जो पूजा स्थल है उसको डाइवर्टेड कर दिया गया, पूरा बदल दिया गया। रेंगा कोरकू की मूर्ति को जीप लगा दिए, रानी ये काली मां बना दिया गया, ऐसा बताया उन्होंने। और वहां के जो आदिवासी के जो टिप्पणे वगैरह जो लगते हैं, निशान लगते हैं, आदिवासियों के निशान अलग है, ये पूजा की आइडेंटिटी है, वो भी बदल कर रख दिया गया। वहां कोई और बैठ गया। तो हमारे पूजा स्थल क्यों बदल रहे हैं? हमारे पुरखाओं ने यही तो कहा कि हम जैसे जीते आ रहे हैं वैसे जीने दो हमको, क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? हमारे आदिवासी समाज में आज तक किसी चीज के प्रचार करने गांव गांव नहीं गए। हमारे क्षेत्र में लोग आए, सभी धर्म वाले आए और हमारे लोगों को तोड़ा, छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़ दिया। कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई कुछ बन गया। अभी जो बच्चे कुचे हैं वो बाबाओं में चल रहे हैं, और कुछ बच्चे कुचे हैं तो बीजेपी कांग्रेस में चले गए। समाज की बात करने वाले बच्चे ही कहाँ हैं? और जो चंद मुट्ठी भर लोग समाज की बात कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जाता है। और हम गीदड़ धमकियों से डरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम धर्मपूर्वी समाज है, संस्कृतिवादी समाज है। हम किसी से नहीं डरेंगे। और जो समाज के समर्थन में आएगा, चाहे गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, बीजेपी का हो या आरएसएस का हो, अगर समाज के समर्थन में आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन हमारी संस्कृति को डाइवर्ट करने की कोशिश करा, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई तथाकथित संगठन हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। यह खुला चैलेंज है। अब हम 21वीं सदी के युवा वैचारिक तौर तरीके से जाग चुके हैं। अब हम सीधी डिबेट करने के लिए भी तैयार है। कहां डिबेट करना चाहते हो, कौन से एंगल पे डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने कानून को या देश के जो सिस्टम है, सिस्टम को आगे करके हमको डराने की कोशिश ना करना। और एक बात और आई थी कि पारंपरिक हथियार वाली बात आई थी। मैं एक बात और बता दूं
मैं खुद यहां आपके सामने बैठा हूं, मेरा जो नाल है, जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय जो नाल काटा जाता है, प्लेसेंटा काटा जाता है, तो मेरा तीर से कटा हुआ है। प्लेसेंटा जो कटा था तीर से कटा है। और जब मैं मरूंगा तो मेरा जो समाज है आगे तीर धनुष लेके चलेगा और हाथ में जलता कंडा रहेगा और 7 प्रकार का अनाज रहेगा और पीछे मेरी लाश रहेगी। और जब जलाएंगे तो एक तीर पूर्व की तरफ छोड़ेंगे, एक तीर पश्चिम की तरफ छोड़ेंगे। पश्चिम की तरफ छोड़ते उस तीर को उठा के पैरों से लाते हैं और तंत्र मंत्र से करके अपने जो तीरों का तरकस रहता है उस तरकस में रखा जाता है। वो तीर लड़ाई में काम आता है। और जो बाकी जो मसान घाट पे जला दिया जाता है, उस तीर जो लोहे वाला भाग है वो नहीं जलता, उसको उठा लाते हैं हम लोग और घर के दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं ऊपर, ताकि दुष्टात्मा घर में प्रवेश ना करे। और जब बच्चा पैदा होता तो 7वें दिन पीले धागे बांधे जाते हैं, 7वें दिन नाम रखा जाता है। और हमारे आदिवासियों समाज में धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं कि 7वें दिन उस बच्चे की उम्र लिखी जाती है। ऐसा मानना है हमारे इसमें। लिखारी जुखारी जो रहती है उनका कितने दिन जिएगा ये वो लिखती है, उम्र लिखी जाती 7वें दिन। इसीलिए 7वें दिन जो पहली काजल लगाई जाती है उस बच्चे को किसी की नजर ना लगे, वो काजल उसी तीर पे बनाई जाती है जो मसान घाट से उठा के लाए और जो लोहे वाला भाग रहता उस पे काजल बना के लगाई जाती है। तो ये पारंपरिक हथियार है हमारे। और कुछ उधर के जो समाज है उसमें कुल्हाड़ी भी ले जाते हैं। कुल्हाड़ी के भी यही है तरीका। तो साथियों, अभी जो पारंपरिक हथियार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं रुकेगा। आप जेएस का हर आंदोलन में, जेएस के हर कार्यक्रम में, छोटे कार्यक्रम में भी हम सबसे पहले पारंपरिक हथियारों की पूजा करेंगे, फिर निकलेंगे हमारे कारवे। ये ऐलान है साथियों। और ये हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की शांति भंग नहीं करेंगे। ये हमारे पुरखाओं के तौर तरीके हैं, हमारी जीवन शैली है, ये हमारी परंपराएं हैं। और परंपराओं को जिंदा रखना समाज के सच्चे बेटों का फर्ज बनता है। और हम सच्चे बेटे होने का फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी होंगे। परेशानी आएगी और ये जितना भी माहौल देश में बनाया जा रहा है जन आंदोलनों के खिलाफ, जन संगठनों के खिलाफ, उन भ्रम फैलाने वालों को एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचे। अभी जितने भी जगह पे घटनाएं घटी है, जैसे गुना में जिंदी महिला जल रही थी खेत में, उसको बताया गया कि दिया लेके गई और खेत में जाके जल गई। और डॉक्टरी जांच में डीजल आ रहा है, दिया घासलेट से जलता है। और ये आप लोग जानते हैं कि दिया जो है जलता हुआ खेत में बहुत कम जाता है, हवा का दौर चल रहा था उस समय। तो ये सोचने वाली बात है। नेमावर में इतने 10 फीट गड्ढा खोद के नमक यूरिया खाद डाल के गाड़ दिया। एक निर्भया कांड होता है तो देश में कानून बन जाते हैं, उसका इलाज विदेश में होता है। एक ट्राइबल तबके की लड़कियां मरती है तो उसके लिए कोई जांच तरीके से नहीं हो रहा है, कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई अच्छे वकील की भी नियुक्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज कानूनी रूप से बहुत कमजोर है। समाज की बात करने वाले बहुत कम हैं, बिकाऊ नेता ज्यादा हो गए। मायूसी आती है, हम लोग जिन पे भरोसा करते हैं वो बिक जाते हैं। समाज के सामने कुछ और बात करते हैं और उधर जाके कुछ और बात करते हैं। पर आने वाले दिनों में हम लोग इस चीज का भी ध्यान देंगे और इस सिस्टम में हर जगह समाज के बेटों को भेजेंगे।
जेएस एक सामाजिक जेएस एक नेतृत्व खड़ा करने का साचा है। यह हर तरफ नेतृत्व खड़े करके भेजेगा। और समाज, हम लोग मतभेद होते रहते हैं, ये वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। वैचारिक मतभेद पे हम हजारों बार लड़ेंगे, मुद्दों पे हजारों बार लड़ेंगे, बहस करेंगे, लेकिन वैचारिक रूप से वैचारिक मतभेद रहेंगे। वैचारिक मतभेद हर किसी में रहता है, लेकिन मनभेद नहीं है। हम सामने मिलेंगे, बकायदा हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे। हमारे विरोधियों, विरोध करने वालों से भी हाथ मिलाएंगे, क्योंकि वो समाज के बेटे हैं। और आने वाले दिनों में कई जगह हम लोग बोल चुके हैं कि सत्ता, ताकत, पावर, ये हर किसी के पास ज्यादा दिन नहीं रहता है। ये ट्रांसपेरेंट होते रहते इधर उधर। तो अभी जो युवाओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को परेशान करना छोड़ दे। और लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, ओएसडी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि नारी जाति के लिए ऐसे शब्द ना लिखे। आप बहुत बड़े अधिकारी है, आप जिम्मेदार पद पे बैठे हो। नारी जाति का सम्मान कीजिए। नारी जाति का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। नारी के बिना हम नहीं है इस दुनिया में। तो नारी का सम्मान कीजिए। जो पोस्ट मैंने पढ़ा, पोस्ट में रफ लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। और एक बात और है कि बड़वानी जिले के जो माननीय सांसद महोदय है सुमेर सिंह सोलंकी जी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे क्षेत्र के नेता है और राज्यसभा चुनकर गए, अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे बड़वानी जिले के लिए। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए, अगर जेएस संगठन नहीं होता तो वो राज्यसभा सांसद जीवन में नहीं बन पाता। जेएस के कारण ही राज्यसभा में गए हैं वो, क्योंकि ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि जेएस को मिटाओ कैसे भी करके। और वो भी बोलने लग गए कि विदेशी फंडिंग होती है। अरे कैसे बच्चा बुद्धि जैसी बात कर रहे यार। आप लोगों के पास पूरा सिस्टम है, जांच करवाओ, जेल में डालो अगर जिसके पास विदेशी फंडिंग आता है। और हमको पता है कि हमारा जो आदिवासियों का बजट बनता है, उस बजट को कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी हम पूर्ण जोर से सवाल जवाब के साथ सामने आएंगे कि इतने सालों में जितने भी बजट बने हैं, वो बजट कहां डाइवर्ट किए गए हैं। वो बजट की बात करो पहले। ये विदेशी फंडिंग की फालतू बातें नहीं होना चाहिए। और विदेशी फंडिंग होती है, जांच करवा लो, सामने दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मरकाम जी ने लिख दिया वहां से कि ये विदेशी फंडिंग से काम हो रहा है, इधर से ये बोलते हैं कि ये विदेशी फंडिंग। उसी प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस के बारे में मरकाम जी का साहित्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला। तो हमारे मध्य प्रदेश के ये बड़वानी के सांसद महोदय गजेंद्र पटेल जी ने लिख दिया था कि ये षड्यंत्र है। तो ये क्या हो रहा है? हम लोग आपस में लड़ना नहीं है। आप भी समाज के बेटे हो, हम आप लोगों से कभी नहीं उलझना चाहते हैं। आप हमारे समाज के बेटे हो, हमारे गौरव हो। इस वक्त सत्ता में, पावर में हो तो आप लोग समाज का गौरव हो, लेकिन समाज के विरोध काम मत करो। समाज के विरोध काम करेंगे तो हम लोग आप लोगों को भी सवाल जवाब करेंगे, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। कांग्रेस वालों को भी कहना चाहते हैं हम लोग, कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, लेकिन 15 महीने में सबसे ज्यादा एफआईआर कांग्रेस की सरकार में जेएस के युवाओं पे हुई है। यह भी सही बात है। और एफआईआर करने वाले भी कांग्रेस के ही नेताओं ने करवाए मिलके। तो ये क्या हो रहा है? दोनों मिलके जेएस को खत्म क्यों करना चाहते हैं? हमारा सवाल है। जेएस ने क्या बिगाड़ा? जेएस ने किसकी सत्ता छीनी? जेएस तो अपना काम कर रहा ना।
समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और जेएस ने किसका क्या बिगाड़ दिया? जेएस के प्रति आप इतनी नफरतें क्यों रखते हो? जेएस संस्कृतिवादी विचारधारा की बात करता है। जेएस किसी का भी, एक बार अंत में और बोल देता हूं मैं, जेएस ना राजनीति का विरोधी है, जेएस ना किसी संस्था का विरोधी है, जेएस किसी धर्म का भी विरोधी नहीं है, जेएस किसी व्यक्ति का भी विरोधी नहीं है, और जेएस किसी नेताओं का भी नहीं विरोधी है। जेएस उनका विरोधी है जो समाज विरोधी नीति बनाते हैं और समाज के विरोध चलने की कोशिश करते हैं। उनका विरोध, उनको जेएस का विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यार, आप लोग नेता हो, राजनीति करो, पार्टी में राजनीति करते रहो, या समाज में आके क्यों ये राजनीतिक मुद्दे थोपते रहते समाज के बेटों पे? यहां समाज नीति चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। वो जमाना गया, वो जमाना गया। आज के जमाने में हर आदमी तैयार हो गए हैं। अभी अमेरिका को देख लीजिए आप, अमेरिका में कोई घर घर प्रचार करने नहीं जाता, आमने सामने डिबेट हो जाते, वहां से बात खत्म। लेकिन हमारे यहाँ घर घर प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गांव में रहते हैं उनको पता नहीं रहता। लेकिन आप धीरे धीरे पता होने लग गया कि आपके मुद्दे क्या है, आपके कौन सी समस्या पे बात कर रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में जेएस बहुत कुछ करने वाला है। ये संकेत है, आप सभी सुन लो। अभी हम लोग अंजामों की परवाह नहीं करेंगे, और हमारा जितना भी संघर्ष जो होगा वो पूरा संघर्ष कानून, नियमों और अनुशासन के दायरे में संवैधानिक रूप से संघर्ष होगा। और किसी भी प्रकार की हिंसा और शांति भंग करने का जेएस कतई समर्थन नहीं करेगा, और ना ही जेएस ऐसे कदम उठाएगा। जेएस जानता है ये देश हमारा है, इसीलिए नारा भी लगाते हैं कि जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। तो इस देश की बर्बादी के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, कभी नहीं सोच पाएंगे। अगर इस देश के लोगों को लूटने के बारे में हम लोग सोच लेते तो आज हमारे लोग घर कवेलू वाले रहते, ये बिल्डिंग बड़ी बड़ी रहती, सॉरी कवेलू वाले घर नहीं रहते। अधिकतर लोगों के कितने, एक सभा में जाने के लिए कितने परेशान हो जाते, दूसरी सभा में जाने के लिए तो पैसे ही नहीं रहते, जैसे वैसे करके तो सभा में निकलते हैं। तो ये हालात है साथियों। और सभी युवाओं को लतू पानी लाना। साथियों, मैं इतना करके अपना लाइव बंद करता हूं। जय जवाहर।